वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज हम प्रारंभ किए थे मिशन 25 कक्षा 10 गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आज हम लोग जो लेक्चर लेने वाले हैं, जिस पेपर को एक्सप्लेन करेंगे वो इंग्लिश मीडियम 2019 का पेपर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका एक मास्टर सीरीज का वीडियो है। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये एमपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पेपर है। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं और नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन इट योर नोटबुक। मतलब आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और इसे नोटबुक पर राइट डाउन करना है, मतलब नोटबुक में आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था, द HCF ऑफ आपका आया हुआ है कितने का है 96 एंड 404। आपको 96 एंड 404 का HCF बताना है। तो देखिए बहुत ईजी तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए ऑप्शंस हैं 120, 4, 10 एंड 3। तो सबसे पहले आपको ये जो 96 है किस नंबर से डिवाइड कर दें। देखिए 120 का इसमें डिवाइड हो नहीं पाएगा। आप देखिए तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, आपका डिवाइड होगा 4 से, और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 24 टाइम्स जाएगा। अब आपका जो दूसरा नंबर है 404 है, इसे भी आप 24 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड होगा 4 1 जा 4 0 टाइम्स जाएगा, 4 1 जा मतलब 4 से ये कैंसिल है। दैट मीन्स आपका आंसर कितना होने वाला है 4 होगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन द वैल्यू ऑफ किसकी पूछा गया है आपको, अल्फा इंटू बीटा। आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप बताइए अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो बच्चे को पता है, अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c/a। क्या फार्मूला है, c/a। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इस केस में आपका होगा माइनस का b/a। अब देखिए मूव करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 विल बी। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो x² - 3 की जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के लिए आपको कंपेयर किससे करनी होगी, जीरो से। x² - 3 है, यदि आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो x² इक्वल आपका 3 होगा, क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया आप, निगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा, रूट का 3 हो जाएगा। रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, धन और ऋण, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों साइनों में आएगा। मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, +-√3। ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आप लोग देख पा रहे होंगे, +-√3। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में √3 भी होता है और कुछ बच्चे जल्दी में √3 को ही आंसर कर देते हैं, क्योंकि ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक कैसे जाने, क्वाड्रेटिक द पॉलिनोमियल विच मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके कितने जीरोज होते हैं, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 2 होंगे, मतलब आपका एक प्लस का √3 होगा और एक माइनस का √3 होगा। इस टाइप का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, व्हेन a1/a2 = b1/b2 does not equal c1/c2, then the system of the quadratic equation a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ऑप्शंस हैं आपके
हैज 2 सॉल्यूशंस, फर्स्ट नंबर में हैज नो सॉल्यूशंस, और सी नंबर में आपका क्या है, ये सी नंबर है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड डी नंबर में हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए जब कभी भी आपका A1/A2 और इक्वल हो रहा हो B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, तो इसमें क्या होगा आपका, इस कंडीशन में नो एनी सॉल्यूशन, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, नो एनी सॉल्यूशंस होगा। और इस कंडीशन में नो एनी सॉल्यूशन के केस में जो लाइंस होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आइए मूव करते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, लाइंस x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 आर, क्या क्या है ऑप्शंस, इंटरसेक्ट करेंगी ये लाइंस जो हैं, जो इक्वेशंस दिए हैं, कोइंसाइड होंगी, कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, पैरेलल होंगी, और या नन ऑफ दीज होंगी। देखिए इस कंडीशंस में आप खुद बताइए कि यहाँ पर यदि आप इसकी कंपेयर किससे कर दें, A1x + B1y और +C1 = 0 से कर दें, जो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू जो आपको फाइंड होगी 1 होगी, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कुछ नहीं है, तो B1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, -2, एंड C1 की वैल्यू आपकी 0। इस वाले की कंपेयर यदि आप A2x + B2y + C2 से करते हैं, A2x + B2y + C2 से करते हैं, तो A2 की आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर 3, B2 की वैल्यू आपकी होने वाली है 4, एंड C2 की वैल्यू कितनी होगी, -20। A1, B1, C1 सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप देखिए A1/A2 फाइंड करिए, तो A1/A2 आपको देखने से पता चल रहा होगा, A1 की यहाँ वैल्यू है आपकी 1 और A2 की वैल्यू है 3, A1/A2 आपका 1/3। अब आप B1/B2 फाइंड करिए, B1/B2 आप देख पा रहे हैं, B1 की यहाँ से वैल्यू है आपकी -2, और यहाँ पर B2 की जो वैल्यू है 4 है, इसे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -1/2। अब आप लोग देख के बताइए क्या A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और इस कंडीशन में कौन सा सॉल्यूशंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और यदि आपका A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, नो एनी सॉल्यूशंस होगा, और नो एनी सॉल्यूशंस के केस में लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और यदि आपके तीनों इक्वल हों, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इस कंडीशंस में जो लाइन होती हैं कोइंसाइड होती हैं। कोइंसाइड दैट मीन्स वन लाइन के ऊपर आपकी दूसरी लाइन आ जाएगी, कोइंसाइड, और जो आपका सॉल्यूशंस होगा वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सेकेंड नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax², यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ax² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट इफ, नो रियल रूट बोल रहा है, तो देखिए रूट के केस में आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू इफ 0, डिस्क्रिमिनेंट इफ d की वैल्यू 0 हो, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, और साथ रियल एंड इक्वल भी होते हैं। अब आपसे रियल एंड इक्वल, यदि d की वैल्यू निगेटिव हो, -5 हो सपोज करिए, तो इस कंडीशन में जो d की वैल्यू होगी वो नॉट रियल होती है या इमेजिनरी बोल सकते हैं, नॉट रियल और इमेजिनरी। d की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, सपोज करिए d की वैल्यू +6 है, प्लस हालांकि लिखना नहीं है, 6 आती है, तो इस केस में आपकी जो d की वैल्यू होगी वो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा
मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके रियल होने वाले हैं। तो रियल हैं यहाँ, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मीन्स है रूट्स रियल नहीं होंगे। किस केस में होते हैं, जब डी की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। इसे आप लिखेंगे कैसे, देखिए एक काम कर लें, मान लीजिए -5 आती है वैल्यू डी की, इस राइट साइड में आप 0 लिखें। अब आप बताएं कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन। तो आप देखिए -5 लेस देन है 0 से, तो इस कंडीशन में आप ऐसा लिख सकते हैं, ये -5 जो वैल्यू है डी की, डी इज लेस देन 0, मतलब आपका यहाँ आंसर होगा नो रियल रूट के केस में डी इज लेस देन 0। और इसी को आप इस टाइप से भी बोल सकते हैं, b² - 4ac लेस देन आपका होगा 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपसे रियल एंड इक्वल दोनों बोला होता तो इस केस में d = 0 और b² - 4ac = 0। आपसे रियल बोलता है तो d इज ग्रेटर देन 0 और b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x², सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2y + 1/3 = 0 इज। इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट d का जो फार्मूला आपका होता है वो कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, d = b² - 4ac। क्या फार्मूला होगा डिस्क्रिमिनेंट का, d = b² - 4ac। तो b² - 4ac दैट मीन्स b², देखिए b की वैल्यू आपकी है -2 का स्क्वायर -4, आपकी a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1/3। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, -2 का स्क्वायर 4 -4, तो ये तो कोरिया के बच्चे को भी पता है, इट इज 0। तो यहाँ पर आपकी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x - 2/0 इज कितना हो जाएगा, d = कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं 0, या इज यदि आप जनरली भरना चाहते हैं तो यहाँ 0 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 द कॉमन डिफरेंस इज d। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। 3/2 इसको फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं a1, या आपका है 3/2, और सेकेंड टर्म को आप a2 बोलते हैं इन AP। a2 आपका है यहाँ 1/2, a1 3/2 a2 1/2। तो डिस्क्रिमिनेंट जब आप d आप फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 - a1, और a2 - a1 का मीन्स है a2 की वैल्यू आपकी है 1/2 और -a1 की वैल्यू है 3/2। एलसीएम 2 का 2, 1 - 3 होगा तो -2/2, 2 × 2, कितनी वैल्यू आ गई है, -1। कितना होगा, d इज -1। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपका 4th नंबर है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स का मीन्स क्या है आपका, जैसे कोई भी मान लीजिए आप एक कॉइन को थ्रो कर दें, ये सपोज करिए एक कॉइन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, हेड होंगे एंड टेल होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होंगे, 2। यदि आप अलग से हेड गेट करने की या हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और टेल की अलग से प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और ये दोनों अलग अलग जो प्रोबेबिलिटीज आपको दिख रही हैं, ये एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इनका सम पूछा है, कितना होगा, 1/2 + 1/2। एलसीएम लेकर वैसे हाफ प्लस हाफ आपका 1 होगा, या आप ऐसा भी बता सकते हैं कि 1/2 + 1/2 है, 2 का एलसीएम 2, 1 + 1 सेम, तो 2/2 दैट मीन्स आपका 1। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कितना होगा आपका 1।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर का पूछा गया आपसे। फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना फार्मूला होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपसे इसमें थीटा की वैल्यू दे करके, थीटा सपोज करिए थीटा इक्वल टू दे दिया आपका 60 डिग्री एंड आर इक्वल टू दे दिया 7 मीटर। तो इस कंडीशन में आपसे एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा जा सकता है। तो कितना होगा, इस वैल्यू में आपको वैल्यू रखनी, मतलब इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है 60 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट, 0 से 0 6 6 जा 36 और आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 11 टाइम्स जाएगा। और यदि आप 11/3 कुल मिला करके आप डिवाइड भी कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट कुछ आपका अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। इतना आप सपोज करिए सेंटीमीटर में, यदि आपकी ये रेडियस है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर जरूर लिखें। एरिया ऑफ द सेक्टर कभी भी आप फाइंड करते हैं या कोई भी एरिया वाला क्वेश्चन फाइंड करते हैं तो वहाँ जो यूनिट है वो स्क्वायर में हो जाती है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। देखिए राइट ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल ट्रू है। आपका फर्स्ट नंबर ट्रू है। तो चलिए फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए बट हाउ, कैसे ट्रू है। जैसे सपोज करिए ये सर्किल हुआ और सर्किल में से आपको बता रहा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, और वो भी परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड में करेंगे। तो परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो कॉर्ड है तो उससे ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। तो मतलब आपका ये ट्रू है, आपका ये क्या है। और एक बात और ध्यान में रखना है, बिगेस्ट कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर इज आपकी क्या होगी, डायमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इस टाइप से बड़े से, सॉरी यहाँ पर हम सर्किल बता रहे हैं। एक बात चलिए देख लेते हैं। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये भी आ चुका है। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्किल्स होते हैं वो भी सिमिलर्स होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर, जैसे ये आपका फर्स्ट स्क्वायर हुआ, ये इससे बड़ा स्क्वायर हुआ। जितने भी आप स्क्वायर बनाएंगे सबकी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, मतलब वो एक सेम शेप में होते हैं, इसलिए आपकी ये सिमिलर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अब देखिए एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आपसे पूछा गया है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि राइट एंगल के केस में 1/2 इंटू बेस इंटू जो हाइट है, हाइट की प्लेस पर अल्टीट्यूड हो जाता है। अल्टीट्यूड जो है वो एक टाइप की हाइट ही है। वैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। जो लाइन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। जो लाइन इसे इंटरसेक्ट करती है, चलिए ये आपका सपोज करिए एक सर्किल है और एक लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसी को हम सेकेंड बोलते हैं। तो आप देखिए एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड। मतलब ये भी आपका ऑप्शन क्या है, ट्रू है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड
इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन इज साइड विथ द हॉरिजेंटल व्हेन वी लोअर आवर हेड लुक एट द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि जिस कंडीशन में बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में नहीं बनेगा। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा एंगल बनेगा। ये आपका फॉल्स है। क्योंकि फॉल्स क्यों है, चलिए आपको रीजन बता ही देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूज इन द एंगल फॉर्म्ड बाई लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल पर नहीं बनता है, जब आप वर्टिकल देखते हैं उस कंडीशन में ये होता है, इसलिए आपका ये फॉल्स होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। वन वर्ड और वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है। व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 का अर्थमेटिक मीन आपको बताना है कितना होगा। बिल्कुल आपका 3 होगा, अर्थमेटिक मीन 3 होगा। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। टोटल सम ऑफ जो गिवन डाटा हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और अपान आप 5 कर दें तो आप इसको सम करेंगे, टोटल सम 15 होगा अपान 5, 5 3 = 15। और यदि आपके यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और 5 आपका कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स होते हैं और यदि लगातार नंबर्स दिए होते हैं तो मिड वाला जो नंबर्स है वही आपका क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन हो जाता है। राइट द फार्मूला ऑफ द मीडियन। मीडियन का आपको फार्मूला बताना है। तो मीडियन का क्या फार्मूला होगा, देखिए मीडियन को आप डिनोट कर सकते हैं देखिए मीडियन को आप डिनोट कर सकते हैं m से, और इसका फार्मूला होगा L + n/2 - CF अपान F × H। ये आपका फार्मूला होगा L + n/2 - CF × H/F। ये आपका मीडियन ज्ञात करने का फार्मूला होगा। तो ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। फाइंड द, इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉड फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। बहुत ही इजी है। पीई प्लस पीई नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो कितना होगा, 1 होगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पीई है, इस कंडीशन में पीई मतलब पीई यदि है तो इसमें से यदि आप पीई नॉट को ट्रांसपोज कर देते हैं तो 1 - पीई, मतलब यदि आपकी पीई नॉट की वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में आप पीई फाइंड कर सकते हैं 1 - पीई करके। और पीई नॉट नहीं, यदि पीई गिवन है तो पीई नॉट, और पीई नॉट गिवन है तो आप पीई भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसी फार्मूले से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोकून। तो चलिए इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला पूछा गया, थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला है, आइए हम लोग देख लेते हैं क्या फार्मूला होता है। वॉल्यूम को सपोज करिए हम v से डिनोट करते हैं 1/3 πh r1² + r2² + r1 × r2। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि फ्रस्ट्रम्स की रेडियस r1 एंड r2 कहाँ पर होती हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं। तो क्या फार्मूला होगा, v = 1/3 πh r1² + r2² + r1 × r2। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल। कोई सर्किल है उसके पैरेलल कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, तो इस कंडीशन में आपकी कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ की जा सकती हैं। कितनी, मैक्सिमम 2। चाहे आप किसी टाइप से ड्रॉ करें, सपोज करिए आप ऐसे भी ड्रॉ करते हैं तब भी 2 होंगी, किसी टाइप से आप करेंगे। पैरेलल टेंजेंट्स, टेंजेंट मतलब जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है, कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं, 2। तो हाउ मैनी टेंजेंट्स जो है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर आएगा 2। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द करेक्ट कॉलम। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है।
तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है आपका ये जी पॉइंट जो है इधर है, ये जी पॉइंट होगा 1/√3। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कॉलम ए एंड कॉलम बी को यदि आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो कॉलम ए में 5 ऑप्शंस हैं, कॉलम बी में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस ज़्यादा दे दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, बट ट्रिग्नोमेट्री से मैच द कॉलम हर साल कई सालों से पूछी जा रही। आइए हम लोग देख लेते हैं। 1 + cot² थीटा आइडेंटिटी की वैल्यू पूछी गई है। 1 + cot² थीटा कितना होता है आपका cosec² थीटा होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस साल कि 1 + tan² थीटा कितना होगा, sec² थीटा होगा। मतलब आपका 1 + cot² थीटा पूछा गया फर्स्ट नंबर में, तो 1 + cot² थीटा आपका कितना होगा cosec² थीटा, और ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर है sec थीटा। sec थीटा का अपोजिट क्या होता है, बच्चे को पता है, इट इज द अपोजिट ऑफ cos थीटा, 1/cos थीटा होगा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। आइए मूव करते हैं थर्ड की ओर। तो sin² थीटा + cos² थीटा आपका कितना होगा, ये आपका 1 होगा। sin² थीटा + cos² थीटा 1 होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा आपका कितना हो जाएगा, ये 5th नंबर हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन जो है एंड आपका 0 के अलावा ये जी ऑप्शंस हैं ये करेक्ट ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, केवल आपको भटकाने के लिए दिए गए हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपके दिमाग में जो हम मैथ का होल कॉन्सेप्ट देना चाहते थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने नए लेक्चर में।